नेपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2082 आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि और दिन रविवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 16 मार्च सन 2025। द्वितीय तिथि आज शाम 4:59 तक रहेगी। इसके अलावा 16 मार्च को संत तुकाराम जयंती भी मनाई जाएगी। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में सरसों की सरकारी खरीद हुई शुरू, किसानों को मिलेगा इतना भाव, जानेंगे पूरी अपडेट। हरियाणा की हुड्डा सरकार में भर्ती हुए 997 जेबीटी टीचर से हटी FIR, भत्ते व अन्य सुविधाएं होंगी बहाल। हरियाणा की गाय ने एशिया का रिकॉर्ड तोड़ा, 24 घंटे में 87 किलो से ज्यादा दूध दिया। करनाल NDRI डेयरी मेले में जीता इनाम। हेड ऑफिस ने जिलों से गैर शिक्षण कर्मचारियों की मांगी लिस्ट, हरियाणा शिक्षा विभाग के 5000 पद होंगे खत्म। चिराग योजना के तहत 31 मार्च तक कर सकेंगे आवेदन, 1 से 15 अप्रैल तक चलेगी दाखिला प्रक्रिया। बाडड़ा विधायक ने ओलावृष्टि प्रभावित गांवों का किया दौरा, किसानों से बातचीत कर मुआवजे का दिया आश्वासन। DC और दूसरे अधिकारी भी रहे साथ। Oppo F29 स्मार्टफोन सीरीज 20 मार्च को होने जा रही है लॉन्च। 12 GB रैम, 80 वाट चार्जिंग और 6500 mAh की बड़ी बैटरी मिलेगी। एक्सपेक्टेड प्राइस 25,000 रुपए। सरकारी नौकरी अपडेट। DRDO में साइंटिस्ट की निकली भर्ती, एज लिमिट 55 साल, सैलरी 90,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक। और आयुष्मान योजना के लिए नई सिफारिशें, एज लिमिट 70 से घटाकर 60 और मदद 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने का रखा प्रस्ताव। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदला हुआ है। जहां पहले गर्मी महसूस हो रही थी, वहीं अब तेज हवाओं और बादलवाई से ठंड फिर से लौट आई है। विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पिछले दिनों कई जगहों पर बरसात और ओलावृष्टि देखने को मिली है। ऐसी कई जगहों पर फसलें बर्बाद हो गई हैं। इसके कारण जहां तापमान में गिरावट आई है, मौसम विभाग का कहना है कि 16 मार्च तक मौसम परिवर्तनशील बना रहेगा। उसके बाद आंधी और तेज हवाएं चलने की संभावना व्यक्त की गई है। ताजा अपडेट के अनुसार राजस्थान की सीमा से सटे हरियाणा के जिलों में तेज हवा और तूफान का सामना करना पड़ सकता है। जिला आयुष सोसाइटी करनाल की तरफ से जिला प्रोग्रामर मैनेजर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। ये भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर की जाएंगी। इस भर्ती के लिए महिला तथा पुरुष दोनों वर्गों के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। सैलरी 30,000 रुपए पर मंथ मिलेगी। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं करना होगा। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष तय की गई है। उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा या इंटरव्यू के आधार पर होगा। उम्मीदवारों से विनम्र निवेदन है कि भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन जरूर देख लें। आवेदन करने की आखिरी तारीख 20 मार्च 2025 सायं 5 बजे तक रहेगी। हरियाणा के पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा के शासनकाल में अप्रैल 2009 में विज्ञापित भर्ती में चयनित 997 जूनियर बेसिक टीचर यानी JBT के लिए एक बड़ी राहत खबर सामने आई है। फिजिकल वेरिफिकेशन में रिकॉर्ड का मिलान होने के बाद सूबे की नायब सैनिक सरकार ने इन सभी टीचर्स पर दर्ज FIR को वापस ले लिया है। साल 2011 में पूरी हुई करीब 9,500 JBT शिक्षकों की भर्ती में 1448 शिक्षकों की नियुक्ति संदिग्ध पाई गई थी, जिसके बाद मामला पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में चला गया था। हाईकोर्ट ने इसके बाद सभी आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश दिए थे। हाईकोर्ट के आदेश पर राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो और मधुबन स्थित फोरेंसिक लैब में आरोपित शिक्षकों के हस्ताक्षर और अंगूठे के निशानों की फोरेंसिक जांच करवाई गई थी। इस फिजिकल वेरिफिकेशन में 977 JBT शिक्षकों की रिपोर्ट सही आई है। फिजिकल वेरिफिकेशन सही पाए जाने पर इन टीचरों को राहत देते हुए राज्य सरकार ने इनके खिलाफ दर्ज FIR वापस लेने के आदेश जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही सरकार ने इन टीचरों के सभी भत्ते व अन्य सुविधाएं भी बहाल करने के निर्देश जारी किए हैं। प्रदेश सरकार के इस फैसले से इन JBT शिक्षकों ने राहत की सांस ली है। हरियाणा सरकार की तरफ से स्कूलों में शिक्षकों की संख्या को बेहतर ढंग से व्यवस्थित करने के लिए एक नई व्यवस्था की गई है। विद्यालयों में टीचरों की संख्या को सही ढंग से व्यवस्थित करने के लिए सरकार ने रेशनलाइजेशन यानी संशोधन किया है। अब सरकार गैर शिक्षकीय यानी जो पढ़ाते नहीं है उन कर्मचारियों की संख्या कम करने की तैयारी कर रही है। इसी वजह से मुख्यमंत्री कार्यालय यानी CMO ने शिक्षा विभाग से जानकारी मांगी है कि वहाँ कितने गैर शिक्षकीय कर्मचारी काम कर रहे हैं। इसके बाद 5,000 से अधिक पद समाप्त किए जा सकते हैं। जिला शिक्षा अधिकारियों को अपने अपने जिलों में ऐसे कर्मचारियों का ब्यौरा भेजने के लिए निर्देशित किया गया है। अधीक्षक, उप अधीक्षक, सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर, जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर, स्टेनोटाइपिस्ट, सहायक सांख्यिकी सहायक, ड्राइवर, लैब अटेंडेंट और लिपिक की जानकारी देने को कहा जा चुका है। बता दें कि हरियाणा शिक्षा विभाग में रेशनलाइजेशन का अर्थ है शिक्षकों और छात्रों के अनुपात को बेहतर बनाने के लिए स्कूलों में शिक्षकों के पदों का पुनर्वितरण करना, ताकि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो सके। प्रमुख उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर स्कूल में पर्याप्त संख्या में शिक्षक मौजूद हों, जिससे कि शिक्षक छात्र अनुपात में सुधार हो सके।
जब तक इंडियन नेशनल लोकदल यानी आईएनएलडी के प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला जीवित थे, तब तक राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी कि चौटाला परिवार एक साथ आ सकता है। लेकिन उनके स्वर्गवास के बाद अब जेजेपी और आईएनएलडी के एक होने की संभावना बेहद कम नजर होती आ रही है। जानकारी मिल रही है कि जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी ने आईएनएलडी के चुनाव चिन्ह चश्मा को छिनवाने के प्रयास तेज कर दिए हैं। जेजेपी नेताओं के अनुसार साल 1998 के लोकसभा चुनाव प्रदर्शन के आधार पर लोकदल को हरियाणा में राज्य पार्टी के तौर पर चश्मा चुनाव चिन्ह आवंटित हुआ था। लेकिन 2019 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में आईएनएलडी चुनाव आयोग की शर्तों को पूरा नहीं कर सकी। इसके बाद चुनाव आयोग के नियम 6C के तहत 2024 लोकसभा चुनाव में आईएनएलडी को एक और मौका दिया गया। इस बार भी पार्टी का प्रदर्शन चुनाव आयोग के नियमों के अनुरूप नहीं रहा। इस बारे में जानकारी देते हुए जेजेपी के प्रवक्ता ने बताया कि पिछले लोकसभा चुनाव में आईएनएलडी द्वारा चुनाव आयोग के नियमों को पूरा न करने के बावजूद विधानसभा चुनाव में उसी चुनाव चिन्ह पर प्रत्याशी को उतारने की अनुमति कैसे दी गई। इस विषय में उन्होंने चुनाव आयोग से आरटीआई के माध्यम से जवाब मांगा था, लेकिन संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। अब जेजेपी इस मामले को हाईकोर्ट में ले जाने की तैयारी कर रही है। हरियाणा में किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। प्रदेश भर की मंडियों में सरसों की न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर सरकारी खरीद शुरू हो रही है। फरीदाबाद जिले की बात करें तो यहाँ बल्लभगढ़ अनाज मंडी में सरसों की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है। सरसों की खरीद को लेकर प्रशासन द्वारा मंडी में तमाम इंतजाम किए गए हैं ताकि किसानों को किसी भी तरह की परेशानी न हो। चालू सत्र में केंद्र सरकार ने सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5,950 रूपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है, जबकि पिछले साल सरसों का सरकारी समर्थन मूल्य 5,650 रूपए प्रति क्विंटल था। सरकार ने एमएसपी पर सरसों खरीद के लिए हैफेड एजेंसी को नियुक्त किया है। किसानों से अपील करते हुए कहा है कि अपनी सरसों की फसल को अच्छी तरह से सुखाकर मंडी में लेकर आएं ताकि नमी के नाम पर उन्हें परेशानी न झेलनी पड़े। फसल को सही तरीके से सुखाकर लाने पर एजेंसी को भी खरीदारी करने में कोई परेशानी नहीं होगी। पिछले साल की बात करें तो सरकार के साथ साथ निजी व्यापारियों ने भी ऊंचे भाव पर सरसों खरीदी थी। पिछले साल एमएसपी से भी ज्यादा यानी कि 6,000 रूपए प्रति क्विंटल तक सरसों की बिक्री हुई थी। इस बार सरसों के मार्केट में आने पर ही पता चलेगा कि किसानों को भाव एमएसपी से अधिक मिलेगा या नहीं। हरियाणा सरकार की तरफ से गरीब बच्चों के लिए एक योजना शुरू की गई है। इस योजना का नाम चिराग योजना है। इस योजना के तहत जिले के प्राइवेट स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। दाखिला लेने के लिए 15 से 31 मार्च तक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से आवेदन किए जा सकते हैं। 1 से 15 अप्रैल तक बच्चों को मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों में दाखिला दिया जाएगा। इस स्कीम के तहत निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाता है। इस योजना का लाभ उठाकर जो बच्चे आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है वह भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई कर पाएंगे। चिराग योजना के तहत 5वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक के छात्र निजी स्कूलों में एडमिशन ले सकते हैं। जो भी अभिभावक इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं वह 31 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। 1,80,000 या फिर इससे कम परिवार की वार्षिक आय वाले बच्चों को योजना के तहत प्राथमिकता दी जाएगी। हरियाणा में करनाल जिले के किसान की गाय सोनी ने नया रिकॉर्ड बनाया है। गाय ने 24 घंटे में 87 किलो 740 ग्राम दूध देकर एशिया में सबसे अधिक दूध देने वाली गाय का रिकॉर्ड तोड़ दिया। यह ऐतिहासिक उपलब्धि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान यानी एनडीआरआई करनाल में आयोजित डेयरी मेले में दर्ज की गई। दूसरे नंबर पर रहने वाली गाय ने 70 किलो 548 ग्राम दूध दिया। दोनों गाय एक ही किसान सुनील मेहला की है। ये होल्स्टीन फ्रीशियन यानी HF नस्ल की है। यह उपलब्धि इसलिए भी खास है क्योंकि उनकी डेयरी की गाय ने ही लगातार दूसरी बार अपने रिकॉर्ड को तोड़ा है। झंझाड़ी गांव के सुनील मेहला ने बताया कि करनाल स्थित एनडीआरआई डेयरी मेला आयोजित हुआ था। इस दौरान उनकी गाय ने 87 किलो 740 ग्राम दूध देकर नया रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले 2024 में कुरुक्षेत्र डीएफए मेले में उनकी ही डेयरी की गाय ने 80 किलो 756 ग्राम दूध देकर रिकॉर्ड बनाया था, जिसे अब उनकी दूसरी गाय यानी सोनी ने तोड़ा है। एनडीआरआई की तरफ से इसका रिजल्ट जारी किया गया है। सुनील ने बताया कि उनके पास 100 से अधिक पशु हैं, जिनमें ज्यादातर HF नस्ल की गाय हैं। उनके डेयरी का दूध नेस्ले जैसी कंपनियों को बेचा जाता है, जो 38 से 40 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से खरीदा जाता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने सभी उपायुक्तों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने क्षेत्रों में नालों और नहरों की सफाई सुनिश्चित करें और आगामी मानसून के मौसम में राज्य में कहीं भी जलभराव न हो, इसके लिए ठोस कदम उठाएं। मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि बाढ़ नियंत्रण बोर्ड का ध्यान शहरों और गाँव में संरचनाओं को खड़ा करने और मजबूत बुनियादी ढांचे की स्थापना पर होना चाहिए, जो मानसून के मौसम में घरों और खेतों में पानी के प्रवाह को रोक सके। बैठक में सीएम ने बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी संख्या में बनाए गए स्टोन स्टड की समीक्षा करने के आदेश भी दिए, ताकि जो स्टड काम नहीं कर रहे हैं उन्हें
समय रहते दुरुस्त किया जा सके। उन्होंने कहा कि इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल बनाना चाहिए और संबंधित उपायुक्त अपने अपने जिलों में सभी स्टड का सर्वेक्षण करें। साथ ही इस मामले में अगर कोई लापरवाही सामने आती है तो दोषी ठेकेदार के खिलाफ FIR दर्ज करने सहित सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने राज्य की सभी बड़ी नहरों से गाद निकालने तथा पुरानी नहरों की मरम्मत के भी आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि ये सफाई अभियान हर साल चलाए जाने चाहिए। उन्होंने यह भी कहा है कि ऐसे कार्यों को हर क्षेत्र पर समान ध्यान देकर किया जाना चाहिए ताकि पूरे राज्य में समान विकास हो सके। मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा कि यमुना नदी में कोई भी सीवेज या फिर प्रदूषित नाला नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि यमुना को साफ करना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में सीएम नायब सिंह सैनी ने 3 दिन के भीतर दूसरी बार धर्म नगरी का दौरा किया। इस बार सीएम नायब सिंह सैनी लाडवा में चल रहे स्वामी ज्ञानानंद के सत्संग में पहुंचे। इससे पहले 13 मार्च को सीएम ने फूलों की होली खेली थी। पत्रकारों से बातचीत में सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि हिसार हवाई अड्डे को लाइसेंस मिल गया है। विपक्ष के लोग बड़े पद पर बैठकर शोर मचाते थे कि हिसार में कुछ नहीं है। हिसार हवाई अड्डे की प्रक्रिया अंतिम चरण में होने के बाद लाइसेंस मिला है। जल्दी ही यहाँ से फ्लाइट भी शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जल्द ही इसका उद्घाटन करने का आग्रह किया जाएगा। बजट पर सीएम सैनी ने कहा है कि 17 तारीख को बजट पेश किया जाना है। इसे लेकर विपक्ष के लोगों को विधानसभा में जवाब दिया है, मगर विपक्ष के लोगों को सुनने की आदत नहीं है। विधानसभा में विपक्ष के सवालों का जवाब भी दिया गया है, विपक्ष उसे भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। दरअसल सीएम नायब सिंह सैनी लाडवा के हिंदू हाई स्कूल में स्वामी ज्ञानानंद की ओर से आयोजित 3 दिवसीय सत्संग में आए थे। गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद ग्रंथ गीता के उपदेशों को विश्व के हर कोने कोने में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। स्वामी ज्ञानानंद के प्रयास से ही गीता जयंती के छोटे से समारोह को साल 2016 से अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव के रूप में मनाया जाने लगा। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे प्रशासन ने मदार रोहतक मदार स्पेशल रेल सेवा शुरू करने का निर्णय लिया है। यह रेल सेवा 17 मार्च यानी कल से 31 मार्च तक प्रतिदिन संचालित की जाएगी। गाड़ी संख्या 09639 मदार रोहतक स्पेशल ट्रेन मदार से प्रतिदिन सुबह 4:30 बजे रवाना होकर दोपहर बाद 12:50 पर रोहतक पहुंचेगी। वहीं गाड़ी संख्या 09640 रोहतक मदार स्पेशल ट्रेन दोपहर 1:20 पर रोहतक से रवाना होकर रात 10:35 पर मदार पहुंच जाएगी। यह ट्रेन मदार, किशनगढ़, नरेना, फुलेरा, रेनवाल, बदाल, रिंगस, श्री माधोपुर, कांवट, भगेगा, नीम का थाना, माउंडा, डाबला, निजामपुर, नारनौल, अटेली, कुंड, रेवाड़ी, गोकलगढ़, झज्जर, अबोहर और रोहतक स्टेशनों पर ठहराव करेगी। हरियाणा के चरखी दादरी जिले के बाडड़ा से विधायक उमेद सिंह पातवास शनिवार को ओलावृष्टि से प्रभावित गांव में पहुंचे, जहां उन्होंने प्रभावित किसानों से बात की और नुकसान की भरपाई के लिए आश्वासन दिया। इस दौरान डीसी मुनीष शर्मा सहित तहसीलदार और दूसरे अधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि बीते वीरवार को चरखी दादरी जिले के कई गाँव में ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान हुआ था, जिसके बाद विधायक उमेद सिंह पातवास ने वीडियो जारी कर किसानों को नुकसान की भरपाई करवाने और 15 मार्च को किसानों के बीच पहुंचने का भरोसा दिलाया था। शनिवार शाम को विधायक गाँव बधवाना, लाड, भांडवा, कादवा और हंसावास आदि गाँव में पहुंचे और किसानों से बातचीत की। उन्होंने किसानों से कहा कि जिन गाँव में ओलावृष्टि हुई है वहां के प्रभावित किसान अपना नुकसान का ब्यौरा पोर्टल पर दर्ज करवाएं। सरकार से नुकसान की भरपाई करवाई जाएगी। वहीं इस दौरान प्रभावित किसानों ने डीसी और विधायक को नुकसान की भरपाई के लिए ज्ञापन सौंपे। अच्छा पिताजी, मैं चलता हूँ, पर्ची छुपाओ मत। नुकसान की भरपाई के लिए ज्ञापन सौंपे। हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा शनिवार को करनाल के इंद्री में एक निजी स्कूल के वार्षिकोत्सव में पहुंचे। उन्होंने कहा कि प्रदेश की तरक्की में सरकारी और निजी दोनों तरह के स्कूलों का योगदान अहम है। सरकार दोनों प्रकार के स्कूलों को विशेष सुविधाएं दे रही है ताकि यहां से पढ़कर निकलने वाले बच्चे देश और प्रदेश के विकास में योगदान दे सकें। मंत्री राणा ने कहा कि आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे तीसरे स्थान तक पहुँचाने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप योजना में सभी को भागीदार बनना होगा, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा हो सके। कृषि मंत्री ने कहा कि अब समय आ गया है कि हम प्राकृतिक खेती की ओर लौटें। रासायनिक खादों के अधिक प्रयोग से लोगों में बीमारियां बढ़ रही हैं, जिनसे बचाव के लिए जैविक खेती को अपनाना जरूरी है। उन्होंने बताया कि एक देसी गाय के सहारे 30 एकड़ तक की खेती की जा सकती है। प्राकृतिक व जैविक खेती सबसे कम खर्चे में की जाने वाली खेती है, जो कि किसानों के लिए अधिक लाभकारी है। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार किसानों के लिए कई योजनाएं लेकर आ रही है। मौजूदा बजट में भी किसानों के हित में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। सरकार 1,82,000 कृषि मशीनों पर सब्सिडी दे रही है और यह योजना आगे भी जारी रहेगी। हाल ही में 24 फसलों के लिए MSP घोषित किया गया है। उन्होंने बताया कि सरसों की खरीद आज से शुरू हो चुकी है। सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि किसानों को उनकी फसल का भुगतान 48 घंटे के भीतर कर दिया जाए। कृषि मंत्री ने बताया कि ओलावृष्टि से फसल को हुए नुकसान की भरपाई के लिए भी सरकार ने एक विशेष पोर्टल बनाया है। किसान इस पोर्टल पर सूचना देकर अपने मुआवजे की प्रक्रिया को पूरी कर सकता है।